हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफ्यूजन इनकम्पैटिबिलिटी ड्यू टू आरएच फैक्टर। कहने का मतलब ये है कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, यानी एक पर्सन का ब्लड जब दूसरे पर्सन में देते हैं, तो उसमें आरएच फैक्टर का क्या रोल होता है, या उसको आरएच फैक्टर को इग्नोर करने से हमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं, वो सब हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम 4 केस लेके चलेंगे। पहला जो केस होगा उसमें हम आरएच पॉजिटिव ब्लड किसको देंगे, एक आरएच पॉजिटिव इंसान को देंगे, यानी ये डोनर होगा और ये रिसिपिएंट होगा। यानी पहले केस में हम आरएच पॉजिटिव ब्लड किसको देंगे, आरएच पॉजिटिव इंसान को। दूसरे केस में हम आरएच नेगेटिव ब्लड किसको देंगे, आरएच नेगेटिव इंसान को। तीसरे केस में हम जो क्या करेंगे, आरएच नेगेटिव ब्लड देंगे आरएच पॉजिटिव इंसान को। और चौथे केस में हम क्या करेंगे, आरएच पॉजिटिव ब्लड देंगे आरएच नेगेटिव इंसान को। यही केसेस बन सकते हैं। इन चारों केसेस को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और देखेंगे कहाँ दिक्कत आती है, कहाँ इनकम्पैटिबिलिटी अराइज होती है। पहले केस के साथ चलते हैं। यहाँ एक डोनर है और एक रिसिपिएंट है, दोनों ही कैसे हैं, आरएच पॉजिटिव है। आरएच पॉजिटिव का होने का क्या मतलब है कि दोनों की जो आरबीसी है उन पे क्या प्रेजेंट है, डी एंटीजन प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया, इस आरएच पॉजिटिव पर्सन का जो ब्लड था इसको ट्रांसफ्यूज किया किसके अंदर, एक पर्सन के अंदर जो कैसा है, आरएच पॉजिटिव है। अब ये पर्सन अगर आरएच पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है कि इसके पास डी एंटीजन है। क्या है ये, डी एंटीजन है, या फिर आप कह दीजिए आरएच एंटीजन है। अब देखो, सेल्फ एंटीजन के खिलाफ कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनती है। यानी अगर मान लीजिए इसके पास आरएच एंटीजन है, क्या है, आरएच एंटीजन है, तो उसके अंदर एंटी आरएच नहीं फॉर्मेशन, एंटी आरएच का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्योंकि अगर सेल्फ एंटीजन के खिलाफ अगर एंटीबॉडी बनने लग गई तो इस तरीके से तो हमें बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसीज हो जाएंगी। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है तो वो इस तरीके से डेवलप होता है कि हमारे सेल्फ एंटीजन के खिलाफ कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाता। तो अगर इस पर्सन के पास ये डी एंटीजन है या फिर आरएच एंटीजन है तो इसके खिलाफ एंटी आरएच नहीं बनेगी। यानी ट्रांसफ्यूजन से पहले इसके अंदर कोई भी एंटी आरएच एंटीबॉडी नहीं थी। लेकिन जब हमने इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, तो जब ब्लड ट्रांसफ्यूज किया तो ये ब्लड भी कैसा है, आरएच पॉजिटिव है, और ये ब्लड भी कैसा है, आरएच पॉजिटिव है। दोनों सेम है, कोई नया एंटीजन तो आ नहीं रहा है। यानी पहले भी इसके पास यही एंटीजन था और इसको ट्रांसफर भी यही एंटीजन किया गया है। यानी कोई न्यू एंटीजन तो आया नहीं है, और कोई न्यू एंटीजन नहीं आया तो बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी और कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद भी कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी और कोई एंटीबॉडी नहीं बन रही है, यानी कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसा माना जाएगा, कंपैटिबल माना जाएगा, सक्सेसफुल माना जाएगा। ठीक है, हमारा जो पहला जो ट्रांसफ्यूजन था वो कैसा था, सक्सेसफुल रहा। अब हम दूसरे केस को लेके चलते हैं। ठीक है, अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक आरएच नेगेटिव डोनर है। ठीक है, डोनर कैसा है, आरएच नेगेटिव है, और जो रिसिपिएंट है वो भी कैसा है, आरएच नेगेटिव है। यानी जो ब्लड डोनेट कर रहा है वो भी आरएच नेगेटिव है, यानी उसके पास भी डी एंटीजन नहीं है, उसके पास भी डी एंटीजन नहीं है। और जो रिसिपिएंट है उसके पास भी डी एंटीजन नहीं है। ठीक है, दोनों की आरबीसी क्या है, सिमिलर है। तो जब हम आरएच नेगेटिव ब्लड आरएच नेगेटिव पर्सन को देंगे तो हम देखेंगे कि ट्रांसफ्यूजन से पहले भी कोई एंटीबॉडी नहीं थी, क्योंकि एंटीबॉडी बनेगी किसके अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट। तो ना तो यहाँ इस पर्सन के पास एंटीजन है और ना यहाँ इस पर्सन के पास एंटीजन है। तो जब एंटीजन है ही नहीं तो बिफोर ट्रांसफ्यूजन की बात कर लीजिए या फिर आफ्टर ट्रांसफ्यूजन की बात कर लीजिए, दोनों ही केसेस में एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होंगी, और एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होंगी तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और जो ऐसा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा वो कैसा रहेगा, कंपैटिबल रहेगा। बात समझ में आ गई। तीसरा केस हम लेके चलते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, एक आरएच नेगेटिव ब्लड को किसको डोनेट करेंगे, एक आरएच पॉजिटिव पर्सन में। तो यहाँ जो पर्सन है, डोनर है, वो कैसा है, आरएच नेगेटिव है, यानी इसके आरबीसी के सरफेस पे कोई भी आरएच एंटीजन नहीं है या फिर कोई डी एंटीजन नहीं है। अब जो रिसिपिएंट है वो कैसा है, आरएच पॉजिटिव है। तो रिसिपिएंट जो है वो आरएच पॉजिटिव है, यानी रिसिपिएंट की जो आरबीसी है उसके पास क्या है, डी एंटीजन है। अब देखो, रिसिपिएंट के पास ट्रांसफ्यूजन से पहले, बिफोर ट्रांसफ्यूजन बात करें तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि सेल्फ एंटीजन, क्योंकि जो डी एंटीजन है इसका खुद का एंटीजन है और सेल्फ एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनती है। ठीक है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनती है। और जब ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया तो जो आरबीसी आई है उसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, और जब कोई एंटीजन है ही नहीं तो फिर जब ये इसको ट्रांसफर करा जाएगा तो ये इस रिसिपिएंट के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट ही नहीं करेगी, क्योंकि जो ब्लड ट्रांसफर किया गया उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। यही तो ब्लड ट्रांसफर किया गया है, यही तो आरबीसी ट्रांसफर की गई है, और इन आरबीसी के पास कोई भी एंटीजन नहीं है। अगर इन आरबीसी के पास कोई एंटीजन ही नहीं है तो ये इस रिसिपिएंट के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करेंगे, और रिसिपिएंट का इम्यून सिस्टम ट्रांसफ्यूजन के बाद भी, यानी ब्लड ट्रांसफर के बाद भी कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब पहले भी एंटीबॉडी नहीं थी, क्योंकि सेल्फ एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनती है। पहले क्यों नहीं थी, क्योंकि इसके पास ये सेल्फ एंटीजन था और सेल्फ एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनती है। आफ्टर ट्रांसफ्यूजन क्यों एंटीबॉडी नहीं बनी,
क्योंकि जो ब्लड आया है, जो आरबीसी आई है, उनके पास कोई एंटीजन नहीं है, और जब उनके पास कोई एंटीजन नहीं है तो उनके खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी भी नहीं बनेगी। तो आफ्टर ट्रांसफ्यूजन भी कोई एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है, और इसलिए ये वाला जो केस होता है, थर्ड वाला केस, ये भी सेफ केस होता है, और ये क्या होता है, कंपेटेबल होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यानी हमने ये देखा कि हमारा पहला, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही केस क्या थे, नॉर्मल थे, किसी में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। ये जो चौथा वाला केस है, फोर्थ जो केस है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसी में इनकम्पैटिबिलिटी अराइज होती है, और क्यों अराइज होती है ध्यान से सुनिएगा। ये कौन सा केस है, जब किसी RH पॉजिटिव पर्सन का ब्लड हम किसी RH नेगेटिव पर्सन में देते हैं, ठीक है। चलिए ये कैसे प्रोसीड होता है वो समझिए। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस 4, ठीक है। और केस 4 ही क्या है हमारा, केस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी है, जहां इनकम्पैटिबिलिटी अराइज होगी। यहाँ एक हम डोनर लेंगे, डोनर कैसा होगा, RH पॉजिटिव होगा, और रिसिपिएंट जो होता है वो कैसा होता है, मान लीजिए RH नेगेटिव है। तो डोनर RH पॉजिटिव है और रिसिपिएंट RH नेगेटिव है। इसका क्या मतलब है कि डोनर जो है उसकी आरबीसी पे डी एंटीजन प्रेजेंट है, जबकि जो रिसिपिएंट है उसकी आरबीसी पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो एक बार हम ट्रांसफ्यूजन से पहले की बात कर लेते हैं, बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ब्लड चढ़ाने से पहले की कंडीशन देख लेते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले की कंडीशन देखें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले इस पर्सन के पास कोई भी डी एंटीजन नहीं था या कोई भी RH एंटीजन नहीं था। तो अगर इसके पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कोई पहले एंटीजन नहीं था तो कोई एंटीबॉडी भी नहीं होगी, क्योंकि एंटीबॉडी कब प्रोड्यूस होती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है इन द रेस्पॉन्स ऑफ एंटीजन। तो अगर ट्रांसफ्यूजन से पहले इस RH नेगेटिव पर्सन के पास कोई भी एंटीजन नहीं था, तो एंटीबॉडी भी नहीं होगी, ठीक है। अब सपोज करिए हमने क्या किया कि एक पर्सन लिया जिसका जो ब्लड था वो RH पॉजिटिव था, यानी इसकी जो आरबीसी थी उनके पास क्या था, डी एंटीजन था। अब इस एंटीजन को जब यहां भेजा जाएगा, या इस आरबीसी को जब इस RH नेगेटिव पर्सन में भेजा जाएगा, तो देखो क्या होगा, यहां कोई एंटीजन था नहीं, इनके पास इनकी जो आरबीसी थी उन पे कोई एंटीजन था नहीं, लेकिन बाहर से जो आरबीसी आ रही है उनके पास क्या है, ये डी एंटीजन है। तो जैसे ही ये ब्लड जो होगा इन डी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद ब्लड ने क्या किया, इस डी एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया, और जैसे इस डी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएंगी आफ्टर ट्रांसफ्यूजन। आफ्टर ट्रांसफ्यूजन एक बार ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया तो क्या होगा, इस डी एंटीजन के खिलाफ जो ब्लड है, ये रिसिपिएंट का जो ब्लड है RH नेगेटिव, ये इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो एंटीबॉडी जैसे ही आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया एकदम से तो बन नहीं पाएंगी, जाएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो थोड़े से टाइम गैप के बाद, एक स्मॉल टाइम गैप के बाद क्या होगा, ट्रांसफ्यूजन के, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के इमीडिएटली बात तो बन नहीं जाएंगी, रिकॉग्नाइज करेंगी उस आने वाले ब्लड को, उस आने वाले ब्लड में जो डी एंटीजन है इसको रिकॉग्नाइज करेंगी, और थोड़े टाइम के गैप के बाद क्या होगा, इस ब्लड के अंदर क्या होगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन तो इतना दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम पे इमीडिएटली एंटीबॉडी नहीं बनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, वो इतना फैटल नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी बनके तैयार हो जाती है, एंटीबॉडी बनके उस पर्सन के प्लाज्मा में क्या हो जाती है, सस्पेंडेड हो जाती है, तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आप दूसरा ट्रांसफ्यूजन करोगे, क्या करोगे, सेकंड ट्रांसफ्यूजन करोगे, सेकंड टाइम्स ब्लड ट्रांसफर करोगे, कैसा, RH पॉजिटिव ब्लड का आप किसको दोगे, RH नेगेटिव को। जब आप सेकंड टाइम क्या करोगे, सेकंड ट्रांसफ्यूजन करोगे और RH पॉजिटिव ब्लड किसको दोगे, RH नेगेटिव इंसान को दोगे, तो इस इंसान के अंदर एंटीबॉडी पहले से बनकर तैयार हो गई है। जब फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन हुआ था तो उसी कंडीशन में क्या हो गया था, एंटीबॉडी, एंटी RH का फॉर्मेशन हो गया था, एंटी RH का फॉर्मेशन हो गया था। तो जैसे अब आप ब्लड ट्रांसफर करोगे तो इस ब्लड के पास क्या है, डी एंटीजन है, डी एंटीजन है, और इस डी एंटीजन के खिलाफ, इस डी एंटीजन के खिलाफ क्या बन चुकी है, एंटी RH बन चुकी है। तो जैसे आप सेकंड टाइम इस ब्लड को ट्रांसफर करोगे तो इस ब्लड की जो आरबीसी होंगी, इनको ये जो एंटी RH जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है उस पर्सन के, किस पर्सन के, RH नेगेटिव पर्सन के, तो RH नेगेटिव पर्सन के प्लाज्मा में जो एंटी RH एंटीबॉडी प्रेजेंट है, वो इस जो आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया सेकंड टाइम, इन सारी आरबीसी को क्या कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी, क्योंकि ये रही एंटीबॉडी और ये रहा एंटीजन, और एंटीबॉडी क्या करेंगी, एंटीजन पे अटैक करेंगी और आरबीसी को क्या कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो सेकंड ट्रांसफ्यूजन जो होगा उसमें आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसा रहेगा, इनकम्पैटिबल रहेगा, कैसा रहेगा, इनकम्पैटिबल रहेगा, अनसक्सेसफुल रहेगा, ठीक है। अब देखो इसी का एक केस है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्या केस है इसका समझिएगा। वहां क्या होता है कि जो मदर होती है वो RH नेगेटिव होती है, ठीक है, और जो उसके अंदर बेबी पल रहा होता है, उसके अंदर वो RH पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो मदर होती है RH नेगेटिव, बेबी होता है RH पॉजिटिव,
और यही इनकम्पेटेबिलिटी अराइज होती है, उसको हम बोलते हैं एराथोब्लास्टोसिस फेटालिस, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।